नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रभूषण तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की। भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। विदेशी कंपनियों का भरोसा भारत पर लगातार बढ़ता जा रहा है। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत एफडीआई रैंकिंग में 2 पायदान ऊपर चढ़कर 11वें स्थान पर पहुंच गया है और विदेशी निवेश 44% बढ़कर $39 अरब हो गया है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है और इसका शेयर बाजार पर क्या असर पड़ेगा, आइए समझते हैं विस्तार से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि विदेशी निवेशक जो है भारत में निवेश करने को एफडीआई बोलते हैं। एक और टर्म्स होता है जो आपने यूजुअली सुना होगा, ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि इंडियन इन्वेस्टर जो है विदेशों में निवेश करते हैं, उसको ओडीआई बोलते हैं। ठीक है, अब कहानी यह है कि जो है भारत जो है 2024 में एफडीआई का टोटल इन्वेस्टमेंट भारत में $27 अरब का आया हुआ था, जो कि 2025 में बढ़कर 39 अरब डॉलर हो गया, यानी 44% की वृद्धि हुई। भारत की रैंकिंग 2024 में 13वें स्थान पे थी और 2025 में ये बढ़ के घटकर 11वें स्थान पर ये पहुंच गई है। सबसे ज्यादा एफडीआई पाने वाले देश कौन से हैं? अगर मान लीजिए कि भारत 11वें स्थान पे है, तो और भी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके होंगे ना कंट्री जो कि पहले भारत से जिन्होंने ज्यादा एफडीआई को अपने तरफ आकर्षित किया। तो फर्स्ट नंबर पे है अमेरिका, सेकंड पे है सिंगापुर। अमेरिका $284 अरब, सिंगापुर $136 अरब, हांगकांग थर्ड नंबर पे है जो कि $138 अरब, चीन $116 अरब और ब्राजील $63 अरब और भारत $39 अरब। तो अभी एक और इसमें अभी समझ लेते हैं कि ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्योंकि ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट जब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद आपको कहानी समझ में आएगी एक्चुअली होता क्या है। जब कोई विदेशी कंपनी किसी देश में नई फैक्ट्री या नया प्लांट या नया ऑफिस शुरू से बनाती है, उसे ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग में निवेश जो है तेजी से बढ़ रहा है। सर्विस सेक्टर जैसे हो गया, आईटी, डेटा सेंटर, डिजिटल सेवाएं आदि में भी अच्छा निवेश हो रहा है। आपको भी पता है कि सर्विस सेक्टर में इंडिया इज द वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में हम लोग अभी सबसे अग्रेसिव हैं और सबसे ज्यादा हम लोगों ने इवन चाइना, इवन हम लोगों के नियर बाई कोई भी कंट्री नहीं है। वी आर द सर्विस प्रोवाइडर कंट्री। ठीक है, अभी क्या है कि हमारी जो पॉलिसी, जो कि हमारी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बना रही है, दैट इज मेक इन इंडिया, यानी हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। जैसे कि चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब, उससे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वर्ल्ड में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसी की वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही अच्छी अच्छी पीएलआई स्कीम्स निकाल रही है, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। ठीक है, उसके प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम के अंतर्गत जैसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो गया, और दूसरा चीज है कि भारत का जैसे कि बाजार जो है एक 142 अरब लोगों का जो है पूरा बाजार है। तो इस बाजार में जो है कोई भी सामान, अगर कोई भी मान लीजिए कि कोई भी विदेशी कंपनी आती है और यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि उसका माल अगर 5% या 10% लोग भी अगर उसके माल को खरीदते हैं, तो उसका भारत से एक बहुत बड़ा ही रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो ये भी वजह है भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ने की। दूसरा, यहाँ पे स्किल्ड वर्क फोर्स है। जैसे आईटी में वी आर डूइंग वेरी वेल। तो आईटी सेक्टर में हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं, जिनका वर्क फोर्स जो है अमेरिका या ब्राजील या फिर यूरोपीय कंट्रीज इस्तेमाल करती हैं। तो वी हैव अ वेरी गुड वर्क फोर्स। इसमें जो है चाइना जो है फर्स्ट नंबर पे इसलिए है कि चाइना की रणनीति जो है वो भारत से टोटली अलग है। पहला नंबर तो चाइना जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है। वहां पे हर कोई भी प्रोडक्ट है आपको बहुत ही सस्ते तरीके से, सस्ते दामों पे आपको मिल सकती है। दूसरा चीज, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना का अगर इंडिया के कंपेयर किया जाए तो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पे जब एफडीआई का इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा इंडिया में होता है तो इससे क्या होगी, नई फैक्ट्रियां लगेगी, रोजगार बढ़ेगा, आपको अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होगी, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों को फायदा मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि सिंगापुर में एफडीआई क्यों ज्यादा आता है। तो फर्स्ट, बहुत कम कॉर्पोरेट टैक्स है वहां पे। ठीक है, दूसरा, बिजनेस शुरू करना आसान होता है वहां पे, कोई लफड़ा वगैरह नहीं है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये लेके आओ, यहाँ से क्लियरेंस लो, यहाँ से क्लियरेंस लो। जमीन अधिग्रहण का कोई लफड़ा नहीं है, अगर आपको लैंड चाहिए इमीडिएटली वहां की गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड कराती है। और एशिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है, मजबूत कानून और
कम भ्रष्टाचार वहां पे है। दूसरा, कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना एशिया मुख्यालय वहीं पे यही बनाती है। एशियन जो मेन ऑफिस होता है ना, वो जो है मोस्टली सिंगापुर में बनाती हैं। जैसे एग्जांपल में गूगल हो गया, मेटा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जैसी कंपनियों के एशिया ऑपरेशन सिंगापुर से ही चलते हैं। अब हांगकांग सेकंड, हांगकांग में एफडीआई क्यों ज्यादा आता है? क्योंकि चीन के लिए गेटवे माना जाता है हांगकांग, ठीक है। यहाँ पे भी टैक्स कम है, दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय केंद्रों में से एक है, बैंकिंग और शेयर बाजार बहुत विकसित है यहाँ के, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए पैसा लाना ले जाना बहुत ही ईजी है। अब थर्ड, चीन में एफडीआई क्यों ज्यादा आता है? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, विशाल घरेलू बाजार, 1.4 अरब से ज्यादा लोग हैं वहां पे। अभी तो इंडिया ने सरपास किया ना, पहले तो चाइना ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री थी। वहां पे मजबूत सप्लाई चेन है, आपको सप्लाई करने के लिए इंडिया के जैसे जो है इतना ज्यादा वहां पे जो है फेयर या कॉस्ट नहीं लगता है। वहां की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इट्स वेरी स्ट्रांग। आप जो है हाफ ऑफ द, जितना कि एक सिटी से दूसरे सिटी में ले जाने के लिए जितना फेयर इंडिया में लगेगा, उसके हाफ फेयर में चाइना में आपका माल सप्लाई हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और मशीनरी बनाने की मजबूत क्षमता है चाइना के पास। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ कंपनियां China+1 स्ट्रेटेजी के तहत भारत में, वियतनाम में और अन्य देशों में भी निवेश बढ़ा रही हैं। अब फोर्थ में, ब्राजील में एफडीआई क्यों ज्यादा आता है? तो ब्राजील में एफडीआई इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। कृषि, खनन, आयरन और तेल और गैस में बड़े अवसर हैं, लगभग 21 करोड़ की आबादी है, यानी बड़ा उपभोक्ता बाजार है। प्राकृतिक संसाधन भर भर के वहां पे है, तेल हो गया, आयरन ओर हो गया, यहाँ भर भर के हैं वहां पे। मतलब ये नहीं कि किसी अदर कंट्री से मंगाना है और अपने जो है जहाँ पे जैसे कि आयरन हो गया, ओर हो गया, आपको क्रूड ऑयल हो गया, तो ऐसा नहीं है कि किसी अदर कंट्री से मंगाने के बाद ही हमारी कंपनी चलेगी। वहां पे उसका खुद नेचुरल संसाधन ऑलरेडी उस कंट्री में है, तो इजीली जो है हर एक चीज सुव्यवस्थित ढंग से चल सकता है। और भारत जो है अपना 11th नंबर पे है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया। सबसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि परेशानी क्यों इंडिया में थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पे क्यों इतना ज्यादा एफडीआई आकर्षित क्यों नहीं होते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो है ना जमीन अधिग्रहण, इट्स अ वेरी टफ टास्क। आज भी जमीन को बेचना अपनी अस्मिता को बेचने जैसा आज भी इंडिया के लोग समझते हैं। तो जमीन की खरीद बिक्री के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कोई भी अगर बाहरी कंपनी आती है, दुगने तिगने दाम मांगते हैं, जो कि प्रेजेंट प्राइस चलती रहती है, इसकी वजह से भी कंपनियां बाहर चली जाती हैं। सेकंड, कई जगह जटिल नियम और मंजूरी प्रक्रिया है, जैसे कि बिहार में गए तो वहाँ का कुछ नियम अलग है, कर्नाटका में गए तो वहाँ का कुछ नियम अलग है, हर एक स्टेट का अपना अपना स्टेट गवर्नमेंट का नियम है। लॉजिस्टिक लागत अभी भी चीन की तुलना में बहुत अधिक है। न्यायिक मामलों से निपटारे में बहुत समय लगता है। अगर कोई किसी ने केस फाइल कर दिया किसी भी कंपनी के अगेंस्ट में, तो उसको 5 साल, 10 साल, 15 साल झेलते रहना है। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। अब जहां सिंगापुर टैक्स और फाइनेंस का हब है, हांगकांग चीन का प्रवेश द्वार है और चीन दुनिया की फैक्ट्री है, और ब्राजील प्राकृतिक संसाधनों का पावर हाउस है, वहीं भारत अपने विशाल बाजार और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के दम पर तेजी से विदेशी निवेश आकर्षित कर रहा है।